संविधान। तो ये संविधान जो है ये बहुजनों के समाधान है। ये संविधान ही आपका सारी समस्याओं का समाधान है। और इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने काफी लड़ाइयाँ लड़ी है और उन्होंने हमें ये चीज दी है जो ये है आपके सामने। इससे डरता है वो सत्ता, कहने का तो वो संविधान को मानता है, शपथ लेता है, लेकिन उसको सबसे बड़ा डर इसी से है। वो जानता है ये जिस दिन लागू हो जाएगा फिर उसके हाथ से सब निकल जाएगा। तो इसकी शपथ भले लेता है वो, लेकिन इसकी बात नहीं करता। हमें इस चीज को बात करनी पड़ेगी। अगर इसमें आप बात करेंगे तो फिर वो कहीं नहीं ठहरेगा। एक चिट्ठी रविशंकर प्रसाद ने, एक सांसद है डीएमके पी विल्सन, उनके चिट्ठी का जवाब दिया है। मैंने सर्कुलेट भी किया आपके ग्रुप में वो लेटर। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 के तहत होता है और उसमें लिखा नहीं है कि जातिगत आरक्षण होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह के वो मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी उनको एक ट्विटर पे जवाब दिया है कि आप आईएएस आईपीएस की जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, आईपीएस में दे रहे हैं, और चीजों में रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो वो 312 जो आर्टिकल है आपके ऑल इंडिया सर्विसेज का, उसमें आरक्षण क्यों दे रहे हैं? उसमें तो लिखा नहीं है 312 में। तो उसे यही नहीं समझ में है कि आरक्षण कहां से लागू होता है, कैसे कंट्रोल होता है। तो आरक्षण का एक आर्टिकल है 15(4) और दूसरा एक 16(4। ये कंट्रोल करता है पूरा आरक्षण को। और जब 312 में स्पेसिफिकली नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक क्यों मांग रहे हैं? आप 217 हाई कोर्ट का क्यों मांग रहे हैं कि यहां भी लिखा होनी चाहिए? दूसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे समझने की जरूरत है कि रिजर्वेशन जो है वो किस चीज का है। कभी कहता है कि आपका ए ग्रुप में नहीं मिलेगा तो बी ग्रुप में नहीं मिलेगा, तो सिंगल सीट पे नहीं मिलेगा, तो कभी कहेगा प्रमोशन में नहीं मिलेगा। तो संविधान क्या कहता है इसके बारे में? तो आर्टिकल 16(4) आप पढ़ेंगे तो उसमें 4-5 वर्ड है। प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट। अब दूसरा वर्ड है इसमें एनी बैकवर्ड क्लास। अब तीसरी बात है इसमें नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। और चौथी चीज है उसमें इन द सर्विसेज ऑफ स्टेट। ये है मेन। आप समझिए इसको कि प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट। आप संविधान के बनाने वाले की माइंड को देखिए। एक दो वर्ड में उन्होंने पूरी समेट दी है। 299 लोग के छक्के छूट गए हो। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उनके पल्ले नहीं पड़ा कि क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रही है। अब अपॉइंटमेंट वर्ड जो है संविधान में जहां जहां अपॉइंटमेंट वर्ड है वो आरक्षण में आता है, क्योंकि रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट में है। आप कभी कह दो कि आर्मी चीफ में नहीं, अरे उसका अपॉइंटमेंट होता है। आप कहते हो सीजीआई को नहीं, अरे उसका अपॉइंटमेंट होता है। आप कहते हो पीएम को नहीं, पीएम का अपॉइंटमेंट होता है। मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, उनके मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, आपके ABCD सारे एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट होता है। जहां अपॉइंटमेंट लेटर आप देंगे रिजर्वेशन से जाएगा वो, बगैर उसके नहीं जाएगा। तो ये संविधान का सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहा जा रहा है, चाहे कोर्ट का हो या एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो, शासन के लेवल पर हो, ये संविधान के खिलाफ काम कर रही है। दूसरी बात इसमें है पोस्ट। संविधान के अंदर जितनी भी पोस्ट है वो सारे रिजर्वेशन के द्वारा, चूंकि
रिजर्वेशन पोस्ट में है। राष्ट्रपति का पोस्ट ले लीजिए, उपराष्ट्रपति का पोस्ट ले लीजिए, गवर्नर का पोस्ट ले लीजिए, हर पोस्ट का रिजर्वेशन है इस देश में। संविधान कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान कहता है, इसे हर कोई पढ़िए समझिए। तो देश में रिजर्वेशन जो है अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट में है। तो संविधान के अंदर जहां जहां संविधान में लिखा है अपॉइंटमेंट वर्ड और पोस्ट वर्ड, वो सब रिजर्वेशन में आएगा। आप फिर कैसे कहते हो ये नहीं होना है, वो नहीं होना? फिर आपने कहा हम तो टेम्पोररी में नहीं देंगे, एडहॉक में नहीं देंगे, परमानेंट में देंगे। कहाँ लिखा संविधान में कि अपॉइंटमेंट में आपको टेम्पोररी और परमानेंट? वो तो आप बना रहे हो। तो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने एडहॉक किया तो उसमें भी जाएगा, आप परमानेंट कर रहे हो उसमें भी मिलेगा, आप टेम्पोररी कर रहे हो तो उसमें भी देना है, कॉन्ट्रेक्चुअल कर रहे हो तो उसमें भी देना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट है सीधा। तो जिस तरह का अपॉइंटमेंट आप करो, बिना आरक्षण के वो रिजर्वेशन का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। फिर आप कहते हो प्रमोशन में नहीं होगा, तो सिंगल पोस्ट में नहीं होगा। तो सवाल है कि अपॉइंटमेंट आप करेंगे कैसे? या तो आप कंपटीशन लेंगे, या तो इलेक्शन करेंगे, या नॉमिनेशन करेंगे, या उसका प्रमोशन करेंगे। यही तो तरीका है अपॉइंटमेंट का। तो आपको जो भी तरीके अपनाइए उसका अपॉइंटमेंट का प्रमोशन उसमें जाएगा, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो ना। क्या प्रमोशन के तो आप डायरेक्ट कर लो सारे, फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट बहाली करते हो, 60% सीट लेते हो वकीलों से, वो तो डायरेक्ट है, उसमें लाओ फिर। तो ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि आपको प्रमोशन में नहीं मिलेगा, सिर्फ अपॉइंटमेंट्स में है और पोस्टिंग में है। वो तरीका क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन जुडिशरी कर रहा है, और सरकार की तरफ से हमारे अटॉर्नी जाते हैं, पिटिशनर भी वही है, अटॉर्नी भी वही है, और जज भी वही है। ये तीनों का गठजोड़ है, और ये तीन एक गैंग बना करके और बहुजनों के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और एक संविधान विरोधी इंटरप्रिटेशन, इनके कोई जजमेंट उठाइए रिजर्वेशन विरोधी, 18 पुराण है, उसमें सिर्फ इतनी बात है कि शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं, और इनका काम है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। इसके अलावा 18 पुराण में और कुछ बता दीजिए ना। इनके जजमेंट में यही है कि SC ST OBC को आरक्षण नहीं देना है, यही इनके जजमेंट है। 100 पेज का जजमेंट आ रहा, 40 पेज जजमेंट आ रहा, 50 पेज का जजमेंट आ रहा, इसके सिवा कुछ लिखता ही नहीं हो। तो ये कैसे होगा? अब कुछ आर्टिकल के हिसाब से भी मैंने आपको जो बात की 16(4) की, वो क्लियर हो गया कि बिना रिजर्वेशन का यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, बिना रिजर्वेशन को पोस्टिंग नहीं हो सकती। एनी बैकवर्ड क्लास में डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कि यहाँ बैकवर्डनेस का मतलब होता है टचेबिलिटी है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस है, जो आर्टिकल हमें 340, 341, 342 देता है। एक सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड की बात करता है 340, SC की बात करता है 341, 342 ST की बात करता है। तो वो तीन डिफाइन करते हैं हमें कि हम बैकवर्ड कौन है यहाँ। फिर एक कहता है सर्विसेज ऑफ स्टेट। स्टेट का डिफिनेशन आप आर्टिकल 12 पढ़िए। स्टेट का क्या मतलब होता है? तो स्टेट में कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट से पीएम तक गवर्नमेंट इंडिया हो जाएगा, उसमें उसका PM भी आ जाएगा, उसका कैबिनेट मिनिस्टर भी आ जाएगा, उसके ABCD एम्प्लॉइज आ जाएंगे, कैग आ जाएगा, आर्मी चीफ, जितने भी भारत सरकार के लेवल के जितने भी एम्प्लॉयमेंट है वो सारा आ गया आपको इसमें स्टेट में। फिर दूसरा कहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया, स्पीकर आ गया, चेयरमैन आ गया, सब
ये स्टेट है। फिर कहता है इसमें गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, वो भी आ गया इसमें, चीफ मिनिस्टर आ गया, गवर्नर आ गया, सब आपका। लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट आ गया, विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गया आपका, एमएलए एमएलसी सब आ गया उसमें। फिर कहता है लोकल अथॉरिटी, जो आपके म्यूनसिपैलिटी होते हैं, म्यूनसिपल कमीशन होते हैं, पंचायत होते हैं, ये लोकल अथॉरिटी है आपके। उसके भी जितने भी पद हैं सारे अपॉइंटमेंट है, ये जो भी है वो तो सारे आएंगे। एक वर्ड आता है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज होता है कि इस देश के कानून के अंदर कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड हुआ है वो अदर अथॉरिटीज है। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, हॉस्पिटल है, वो किसी न किसी कानून के तहत यहाँ पर रजिस्टर्ड है, बगैर रजिस्ट्रेशन के वो काम नहीं कर सकता। तो इस अदर अथॉरिटीज के अंदर वो सारे स्टेट का पार्ट है। EWS जब लागू हुआ था, राइट टू एजुकेशन, 2010 में, तो इसके लिए संविधान में भी आया संशोधन राइट टू एजुकेशन का, कि बच्चों के लिए जो दिया गया 21 अमेंडमेंट करके दिया गया, पेरेंट के लिए फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया 51A में। और इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो है ही ये कि सबको शिक्षा अनिवार्य, फ्री और जो है फेयर एजुकेशन सबको देना है 14 साल तक के बच्चों को। तो आपने EWS के लिए जो है प्राइवेट स्कूलों में सीट ले लिया 25%, उनको किस देश, यही लिया आपने कि आप अदर अथॉरिटीज हो, और आपको जो है सरकार ने जमीनें दी है फ्री में, 1 रुपये मीटर पे दी है, बहुत सारे एड आपको दे रहे हैं, बहुत सारे कंसेशन दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो इस वजह से आप जो है स्टेट का पार्ट हो, और इसलिए सरकार आपसे 25% सीट ले रही है। उन सीटों पर जो है सरकार अपने हिसाब से बच्चे को चयन करेगी, सेलेक्ट करके भेजेगी और उसकी फीस सरकार देगी। तो जब ये हो सकता है तो ये कंपनियां भी रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी रजिस्टर्ड है, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी सारे रजिस्टर्ड है। तो क्यों न उसी आधार पर हमारे 75% लोगों के लिए सीट रिजर्व करो, आप सिलेक्ट करो, भेज दो, पैसा भरो वहां। हमें क्या जरूरत है आपकी वजीफा की, हमें क्या जरूरत है आपके एजुकेशन अलाउंस की। तो ये चीजें हैं सारी, जो इसका इंटरप्रिटेशन वही अपने हिसाब से कर रहा है जो सत्ता में बैठता है। जिसके हाथ में सत्ता है वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है, वो अपने हिसाब से इसको लागू कर रहा है। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला संविधान की हत्या है, मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया, अगर मेरी भाषा में बात करें तो। फिर हम आते हैं इस तरह की बातें जो आपने, फिर 15(4) में जो कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर SC BC ST और ST के लिए, तो स्पेशल प्रोविजन का वहां चाहते तो सिंपली रिजर्वेशन लिखते, तो सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं देना अपने उसने एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में, स्पेशल प्रोविजन में रिजर्वेशन प्लस रिलैक्सेशन प्लस कंसेशन। आप किसी अपन को कहेंगे कि एक ठीक ठाक लोगों के साथ दौड़े, वो कैसे दौड़ेगा, उसको भी फिट करेंगे उसके हिसाब से, तभी तो दौड़ेगा साथ में। तो रिलैक्सेशन कंसेशन उसकी फिटनेस है। जो लोग समाज में फिट नहीं है उसका फिटनेस के लिए रिलैक्सेशन कंसेशन दिया जाता है, और जब वो फिट होगा तभी तो वो फिट पर्सन के साथ दौड़ेगा वो। तो ये चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, और संविधान का बहुत ही, आप एक एक वर्ड पढ़ें इसका तो आपके लिए मोती के समान है। एक वर्ड आप निकाल दीजिए, संविधान खत्म है आपका। इसका अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, इसका मेन पर्पस है इसको डिरेल कैसे करें। पहली अमेंडमेंट जो आया था, जो आप लोग 15(4) आया था आर्टिकल, और वो एक चंपक दोराई इस्लामी का केस था। उस लड़की ने फार्म भी नहीं भरा था और उसने केस किया कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है यहाँ, तो ये हमारे जो है संविधान के फंडामेंटल राइट का मेरा जो है वो इंफ्रिजमेंट है। और उसका वकील कोई और नहीं, एक अल्लाह
कृष्ण अय्यर जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था, वो उसका वकील था सुप्रीम कोर्ट में। तो जो संविधान बनाने वाला आदमी वो वकालत कर रहा है संविधान के खिलाफ, वो कैसा मेकर था, ये सोचने की बात है। हालांकि उसमें अम्बेडकर जी थे और उन्होंने बात बताई, आर्टिकल 46 में हमारा प्रोविजन है, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट की ड्यूटी है ये काम करे। कोर्ट कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ये स्टेट की मर्जी है करे या ना करे, इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। इन्फोर्स के लिए आपको इसको फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के उन्होंने 15(4) लाया। इसके लिए आप लोग पता है कि पेरियार, रामेश्वरम पेरियार जो साउथ में कितना बड़ा एजुटेशन किए, काफ़ी उनके एजुटेशन के बाद वो सारी चीज़ें उन्होंने कराई और उसके लेकर के अमेंडमेंट आया। फिर उन्होंने 15(4) जो है इसको ऐड किया कि हायर एजुकेशन में कैसे जो है रिजर्व कैटेगरी को मिले रिजर्वेशन। तो आप तो एक तरफ कह रहे थे कि 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें प्रोविजन होते हुए हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और आज एक केस कांता प्रसाद जी का आया था उत्तराखंड का, वो वहाँ के रजिस्ट्रार थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करिए ये जज हमारे कोटे के हिसाब से। तो उनको कहा गया कि रिजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं है। तो एक समय हमें देने की जरूरत थी तो कहते फंडामेंटल राइट इसको पहले बनाओ तब देंगे, और आज फंडामेंटल राइट है तो आप कहते हैं कि आपका राइट नहीं है। अब वही जज कहता है कि मैं तो अंतरात्मा से जजमेंट देता हूं, संविधान से नहीं देता। तो अब ऐसे लोग आएंगे, अंतरात्मा की बात चलेगी देश में या संविधान की बात चलेगी, ये सोचने की और तय करने की बात है। क्या ऐसे जज चाहिए? क्या हमें ऐसे जुडिशियल माफिया चाहिए नहीं देश में? आप तो सारे पढ़े लिखे को तो अर्बन नक्सलाइट की बात करते हो, क्या आप जुडिशियल नक्सलाइट नहीं हो? तो हमें ऐसी चीजों के लिए तैयार होना पड़ेगा और इस जवाब, ऐसी बातों का जवाब देना पड़ेगा, हमें उन्हीं के भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तब ये आएंगे अपनी औकात में। तो आप टेररिज्म कर रहे हो, आप बैठ करके वहां पर जो है नक्सलिज्म कर रहे हो और हमें बदनाम कर रहे हो, हमें नाम दे रहे हो उल्टा सीधा। तुम एक आपने कॉलेजियम सिस्टम बनाया, एक तो 1985 में जजमेंट आया था फर्स्ट जज केस, आप 124 पढ़िए, उसमें लिखता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से कंसल्ट करके जज की बहाली करेंगे, में है नॉट सेड, चाहे तो करे या ना करे, हमारे प्रेसिडेंट का उनका जो है एक अपना पावर है। इन्होंने जो है फर्स्ट जज में भी यही कहा कि हाँ ये बात सही है, प्रेसिडेंट को पावर है कि वो कंसल्ट करके किसी को अपना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं, उनके पावर में है, मैं कंसल्ट। अब जब ये बात आई, मंडल कमीशन जब लागू हुआ कोर्ट के थ्रू 1993 में, उसी समय नरसिंहा राव की गवर्नमेंट ने बेशक हमें मंडल कमीशन दिया, लेकिन उसके काउंटर एक तैयारी साथ में उसने की। एक सेकंड जज केस आया 1995 में और वो कहता है कि नहीं, अब आपको जो है एक जज से नहीं, उसमें जजेज है, जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा। एक जज हो सकता है कि वो आपसे मिल जाए, तो आप एक नहीं 2 जज 3 जज से कंसल्ट करेंगे। सेकंड जज केस आया 95 में। उसके बाद जो है एक जज वही है जो आपको जेएस वर्मा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आया था, वो सुप्रीम कोर्ट में, उसने उसके बाद जो है आपको 1995 में ही जजमेंट दिया था उसने कि मनोहर जोशी का केस में कहता है कि हिंदुइज्म में वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व एक जीवन शैली है भारत में, तो क्या जो गैर हिंदुत्व है उसका जीवन शैली मौत की होगी? क्या कहें हम इसको कि जो हिंदुत्व नहीं है तो वो तो वे ऑफ डेथ है, इसका मतलब इस देश में वे ऑफ लाइफ के लिए हमें हिंदुत्व होना जरूरी है। ये जजमेंट है आपका, ये कहां से जजमेंट आता है, किस क्लास से आता है, किस आर्टिकल से आता है, किस सेक्शन से आता है ये जजमेंट? एक सेकुलर कंट्री में किसी को वे ऑफ लाइफ आप कैसे बनाएंगे? वे ऑफ लाइफ चूज करने का मेरा राइट है,
आर्टिकल 24, 25, 26 हमें ये देता है अधिकार, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो आप कैसे तय करेंगे कि मेरा वे ऑफ लाइफ क्या होगा? इस देश में रहने वाला का अपना फेथ होगा, वो इंडिविजुअल है, उस पर आप कैसे कर सकते हैं? उसी जज ने 99 में एक जजमेंट देता है, और एक मंडल कमीशन लागू होने के बाद देखा कि अब तो ये रिजर्वेशन के थ्रू जुडिशरी तक भी ये लोग पहुंच जाएंगे, तो किसी तरह जुडिशरी से कैसे इनको रोका जाए। और उसके बाद एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, वहाँ का एक गैंग है जो केस करता है कि नहीं, ये जो है जुडिशरी में हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन को रोकने का क्या उपाय होना चाहिए। और उसने कह दिया कि अब इसका कॉलेजियम सिस्टम होगा। अब 5 जज जो है मिलकर के हम डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट में कौन जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का 3 जज तय करेंगे। अब कॉलेजियम, और ये जो होगा, अब राष्ट्रपति का कंसल्टेशन की बात नहीं होगा, ये हमारा जो है अब एक राइट होगा कि जज की नियुक्ति हम ही करेंगे। हमने जो कह दिया वो कह दिया, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। एक बार राष्ट्रपति जी हमें बेशक वो रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी बार मैंने अगर उसी नाम को भेज दिया तो राष्ट्रपति जी इसको मतलब बाध्य है, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी हो जाएगा कि उनको अपॉइंट करें वो। तो ये देश का जो है सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? हमारा सुप्रीम अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट है। कोई भी रिपब्लिक का, भारत रिपब्लिक का सुप्रीम अथॉरिटी वो है, तो फाइनल निर्णय तो राष्ट्रपति का होगा। कैसे आप कह सकते हैं कि ये कॉलेजियम का अथॉरिटी? अरे कॉलेजियम क्या है, इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका क्या प्रोविजन है? कहाँ है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप एक कॉलेजियम बनाएंगे? और उस कॉलेजियम का क्या मतलब है कि आप ऐसे 5 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो एक वर्ण जाति से आएंगे? उसका कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आप देश में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन कॉलेजियम का कुछ डेमोक्रेसी नहीं है। एक खाप पंचायत बना रखे हैं आपने 5 लोगों का, एक कास्ट और एक वर्ण का ही। आप देश में संविधान की बात करते हैं, आप संविधान विरोधी एक संस्था खड़ा कर दिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपने तैयार कर दिया है। तो आखिर कैसे चलेगा, कब तक चलेगा ये? तो क्या ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं तो क्या उनके सारे दिए हुए जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो गया? तो कब तक ये देश में ऐसे चलेगा? संविधान विरोधी फैसले, संविधान विरोधी जो है वो अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। तो ये सारे कुछ बातें जो है, और उसके बाद देखिए 2 चीज इन्होंने बहुत अच्छी, उन्हें बहुत अच्छा मतलब सोच के वो लोग पहले से रखता है, हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। वो लोग 100 साल से आप जान ही रहे हैं कि तैयारी में थे, आरएसएस से आज तक वो कर रहे हैं। तो नरसिंहा राव गवर्नमेंट से लेके वाजपेयी गवर्नमेंट तक उसने यही कोशिश की कि जब अब इनकी सरकार आई तो इन सरकारों को डिरेल करने का क्या काम करें, इसको रोकने का क्या काम करें। तो उसी समय जो आपका एक कॉलेजियम सिस्टम आता है, जिससे कि वो अपने जजों के माध्यम से, अपने फैसलों के माध्यम से आपकी सरकार के फैसले को पलट सकता है, आपकी सरकार को डिरेल करवा सकता है, उसको गिरवा सकता है। अभी इसी महीने के पहली वीक में जगन रेड्डी ने लिखा है चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हमारे जो आप सेकेंड जो आपके सीनियर मोस्ट जज हैं एम.वी. रमन्ना जो बनने वाले हैं चीफ जस्टिस अगले साल, वो अपने मन से वहाँ जजेज अपॉइंट कर लिए हैं आंध्रा के हाई कोर्ट वगैरह में। तो वो हमें डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं उस जजों के माध्यम से, ये हो रहा है। तो यही करने के लिए बैठे हैं। और दूसरी चीज जो है, इन्होंने आपको कैसे रोकना है, तो ये सारे उपाय उन्होंने लगा ही रखे हैं हमारे खिलाफ कि जुडिशरी को आगे करके हमारे सारी चीज़ों को रोकने की। एक जज कहती है रिलैक्सेशन और कॉन्सेशन जो है वो बैरियर है रिजर्वेशन का, जबकि ये कैरियर है। बगैर कैरियर के आप आगे कैसे जाएंगे? तो वो बैरियर बता रही है। और एक जज दलील भंडारी, उसने कह दिया कि भाई इनको जो है ओबीसी को 5% की छूट मिलेगी कट ऑफ में, एससी एसटी को 10% की छूट बोल। अरे जब हम रिजर्वेशन में आते हैं, मेरे में कम मेरिट है, फिर 10-5% में क्यों? 50% तो मेरिट में ले ही रहे हो ना, फिर हमारे 10% 5% कट ऑफ क्यों लगा रहे हो कि इसको इससे अगर वो 50 में आएगा तो इनको 40 और 45 में मिलता रहा।
मतलब हमें किसी न किसी तरह रोकने का कोई उपाय लगा रहे हैं। हमारा मेरिट तुम क्यों गिन रहे हो? मेरिट तो 50% में गिनो ना, बाकी तो जो बच गए सीट हुआ आएंगे अपना सीटों पर। वो 15% SC आ जाएंगे, 7.5% SP आ जाएंगे, बाकी 27% OBC आ जाएंगे बाकी सीटों पर। वो तो ये सारी चीजें जो हो रही है देश में, ये सब चीज को हमें समझने की जरूरत है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेशनल जुडिशियल कमीशन ला करके 2015 में जानबूझकर इस सरकार ने उसको रिजेक्ट करवाया। जो एक होप बना था हमारा कि ऑल इंडिया लेवल पे एक जुडिशियल सर्विस कमीशन बने, ये सरकार ने उसको बना करके TS ठाकुर की वो बेंच में लगवा करके इसको रिजेक्ट करवाया, ताकि आपका जो भी बचा हुआ एक उम्मीद है वो भी खत्म हो जाए। अब उसको खत्म करने के लिए आप 11 बजे के बेंच बैठवाते रहिए। तो ये सब खेला ये लोग खेल रहे हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं मिलजुल करके। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर बाबा साहब की एक बात वही कहूँगा कि उन्होंने एक IAS अफसर को अपने पास बुलाए और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने सोचा शायद कुछ बाबा साहब हमें चंदा उंदा के लिए बुला रहे होंगे। तो देखे बाबा साहब पढ़ रहे थे पेपर, तो देखे तो बोले हाँ सर आपने बुलाया मुझे। तो बोले हाँ। तो बोले क्या बताइए। उन्होंने कहा आप जो ये पोस्ट लिए, ये पद लिए, ये गाड़ी लिए, कभी इसको लेकर के आपने उस जगह गए जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ पढ़े लिखे, जहाँ खेले पढ़े? वो चुप खड़ा रहे। तो बोला हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप इसे लेकर अपने इलाके में जाइए, क्योंकि जब आपको लोग देखेगा ना तो उसको आपके जैसा बनने का मन करेगा, आपके जैसा पहनने का मन करेगा। आपके हमारे लोग जो हैं भेड़ चाल में, वो देखते हैं कि अगर एक भेड़ आगे निकल गया तो हम उसके पीछे चलते हैं। तो आपके लोग उस तरह हैं, आपको एक बनना पड़ेगा, आगे का पहला भेड़ आपको बनना पड़ेगा। तो जाइए समाज में मिलिए। आपको लाज लगता होगा, डर लगता होगा कि उस समाज में कैसे जाए, लेकिन जब तक आप नहीं जाएंगे तो लोग सीखेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये भी सोसाइटी का पे बैक टू सोसाइटी है। आपसे पैसा दे करके कुछ करवा देंगे, उससे भी होता है। ये भी है कि लोगों का मनोबल, जिस दिन आप उनके मन में विश्वास दिला देंगे कि आप भी मेरे जैसा बन सकते हो, मैं बन सकता हूँ, तो आपके लोग अपने आप खड़ा होने लगेंगे। और वो जब एक बार उसके दिमाग में जग जाएगी, बात दिल में जग जाएगी, तो बन के छोड़ेगा। तो ये करिए, ये बनिए कि एक बार आप जिस चीज को लेकर के पाए हैं उसको लेकर समाज में जाइए, उसके पास बैठिए, अपने लोगों से बात करिए, उनको रास्ता बताइए। फिर देखिए आपका समाज खड़ा होने में देर नहीं लगेगा, बहुत जल्द। हम एक कैडर की तरह काम करें। जिस दिन आप कैडर की तरह काम करने लग जाएंगे तो ये बदलने में, उठ खड़ा होने में देर नहीं लगेगा, हम बहुत जल्द खड़े हो जाएंगे। और एक लद्दर साहब आपने जो बात कही थी वो थोड़ा सा मैं समझ करूँ उस बात को, कि हमारे यहाँ पंजाब में 35% SC का है, 32-33% OBC का है, 16% जाट ग्रुप है, 14% सवर्ण समाज है। तो हम जोड़ के देखते हैं 67, 3 मुस्लिम, 70% लोग हम हैं। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पूरे इंडिया में तो एक कास्ट लेवल का डिवीजन तो है, यहाँ आपके यहाँ एक प्रॉब्लम डबल है कि कहीं जो है फेथ का भी डिवीजन है। उसकी वजह से आपका डिवीजन जो है डबल फोल्ड हो जाता है। हम और जगह जो है डिवीजन एक फोल्ड में होता है कि कास्ट लेवल पर है, फेथ लेवल पर नहीं। यहाँ थोड़ा फेथ लेवल की वजह से हम सोचते हैं कि 35 का जो है वो 17-18 को बच जाता है, एक उधर एक उधर। तो वो एक बहुत बड़ी फैक्टर है जो आपके यहाँ थोड़ा सा जोड़ने में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नजर आता है। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो फेथ लेवल को भी थोड़ा मिनिमाइज करके उसको कैसे करना है, तो वो सोचने की जरूरत है, उसको बैठ कर डिस्कस करने की जरूरत है। और फील्ड में करेंगे काम। तो 5 किलो चावल, 100 यूनिट फ्री बिजली दे करके दिल्ली में सरकार 2 बार बन गई। तो हम भी तो 5 किलो अनाज और बिजली और मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में चिकित्सा क्यों नहीं देंगे? हम भी देंगे तो हमें भी लोग देंगे। तो हम भी, हमारे लोग ही तो सब हैं जिनको चाहिए ये चीज। हम देंगे भी किसको? अपने लोग को देंगे। और उनको ये बात तो बतानी है कि दोनों तरफ से आपका है, शासक भी आपने बनना है, अपनी चीजों को आपको लेना भी है। जो वो दे रहा है वो हम भी दे सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने बड़े पैशन से मेरी बात सुनी और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।